वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतु सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखे होंगे कई अपने आसपास पौधे जंतु देखे होंगे, है ना। उनमें कई प्रकार के ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि संरचना क्या है और कहाँ से आई हैं? जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें अपन अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उनको काहे से देखते हैं? अपन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ठीक है। सूक्ष्मजीव। बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? एक तालाब पोखर की जल से कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। बहुत से सूक्ष्मजीव नजर आएंगे आपको। इन परीक्षण से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ समान सूक्ष्मजीव चित्र काय में दर्शाए हैं? 2.1 से 2.4 में दर्शाया गया है। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ समान रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ये देखिए स्पाइरल जीवाणु, क्षयनुमा जीवाणु, ये दिख रहा है शैवाल, ये प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये चप्पल के आकार का होता है। ये दिख रहा है राइजोपोस, यह है पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये सारे क्या हैं? कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ के हैं। ठीक है। ये आता है अब क्या, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्मजीव एक कोशिकी हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकी जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, या बर्फीली शीत में उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की उपस्थिति में जीवित रहते हैं। यहाँ मरुस्थल एवं दलदल में पाए जाते हैं। यहाँ मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही एवं ब्रेड का बनना। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उससे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है।
सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में। क्वेश्चन आएगा कि किण्वन की खोज किसने की? तो आप क्या लिखेंगे? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। ओके, चलिए यहाँ पे आता है कि सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन समान रूप में उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। कौन कौन सी प्रतिजैविक हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, है ना, प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं विषाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाए जाते हैं। ये देखिए, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। फफूंद से क्या बनाई गई? पेनिसिलिन। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशु में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब अगर आ गया कि मतलब चेचक की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? तो आप लिखेंगे एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ये आता है। वैक्सीन बोलते हैं टीके को। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? देखिए, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अवस्था निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव में हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारी को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। इनकी खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। हर बच्चों को देते हैं, सभी को देते हैं। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं आप लोग। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं टीवी एवं
टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। कई बार क्या होता है कि आंगनवाड़ी से आती हैं कुछ ना, या हॉस्पिटल से आती हैं, तो वो अपन को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाती हैं। पीने में अच्छी लगती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन एकदम कड़वी सी भी नहीं लगती, मतलब अच्छा टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता, लेकिन वो कितने मतलब पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वो हमारे शरीर में जीवाणु से लड़ने की, हमको क्या बोलना चाहिए उसको, हमें जीवाणु से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीव से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझो और दूसरे विद्यार्थी ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बूझो जानना चाहते हैं यह किस प्रकार हो सकता है। देखिए, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इसमें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उसका परीक्षण कीजिए। देखिए, आप लोग 2 गमले लीजिए या 2 गड्ढे खोदिए, ठीक है। 2 गड्ढे खोदेंगे अगर आप, या 2 गमले लेंगे, तो उसमें गमले मत लीजिए, 2 गड्ढे खोदिए ज़मीन में और उसमें मार्क कर दीजिए ए और बी। तो एक पौधे में आप डालिए फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, है ना, जो भी सब्जियां निकलती हैं मतलब वो डाल दीजिए, ठीक है। और एक में मतलब पौधों का कचरा वचरा ये सब डाल दीजिए। और दूसरे में डालिए आप खाली बॉटल, पॉलीथीन, ये सब डालिए। तो आप देखेंगे कि जो आपने जिस गमले में आपने पौधे का कचरा और पौधे का कचरा, फलों के कचरे, सब्जियां डाले हैं, वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और जिसमें आपने पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतलें डाले हैं, वो नहीं होगी, क्योंकि कांच को अपन ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो कांच एक ऐसी चीज़ है, कांच और पॉलीथीन, जो ना सड़ता है ना गलता है। बाकी जो मतलब ज़मीन की, जो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है, उसको क्या करता है, कम कर देता है। कांच ना सड़ता है ना गलता है, ठीक है। क्या आप दोनों गमले की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देगा? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। बिल्कुल हो गया। क्यों? ये खाद के रूप में परिवर्तित हो गई, है ना। सूक्ष्मजीव द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसमें ये ना तो सड़ता है ना गलता है, इसका कोई भी अपघटन नहीं होता। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पादपों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतु द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव,
मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब भी हमें छींक आए या खांसी चले तो हमें अपने मुंह में क्या करना चाहिए? रुमाल रखना चाहिए। हाँ, अगर हम हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ में आएगा। और हाथ से कई बार होता है कि बच्चे खेलते खेलते नहीं धो पाते हाथ, और वही हाथ अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो चेहरे के द्वारा मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें भी कई बीमारी से जूझना पड़ता है। ठीक है, तब आप संचरणीय रोगों को फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हम छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सही बात है, जो व्यक्ति संक्रमित है उससे दूरी बनाए रखें। ठीक है, अभी तो वैसे ही कोरोना चल रहा है तो इसमें तो दूर ही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्वस्थ रहना है तो दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। जो मक्खी है, अपने घर में जो मक्खी आ जाती हैं, कई बार देखते होंगे आप लोग, कई जगह बैठती हैं, वो कहीं भी जाके बैठ जाती हैं, नालियों में कहीं भी, और वही आती हैं और हमारे हाथ में, अगर हम कोई खाने को खा रहे हैं तो उसमें बैठती है, तो उसको बैठने नहीं देना है, उसको हटाते रहना है, क्योंकि उसके पैरों में कई प्रकार की गंदगी, कई प्रकार के जीवाणु उसमें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने अंदर नहीं, अगर अपन भी अपने हाथ को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो उसमें कई प्रकार के जीवाणु, कीटाणु मिलेंगे हमें, है ना। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपाय की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मानव रोग कौन से हैं? क्षय रोग। रोग कारक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, संचरण का तरीका, वायु, बचाव के उपाय क्या हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तु को अलग रखना, है ना। ये सारे रोग हैं बेटा। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये कैसे होते हैं? जीवाणु, वायरस, है ना। वायु से सीधे संपर्क में आता है चिकन पॉक्स। पोलियो क्या है? वायु और जल से, है ना। ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए अपन आते हैं अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतु में भी रोग उत्पन्न करते। उदाहरण के लिए एंथ्रैक्स मनुष्य का मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ये देखिए, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रैक्स रोग का कारक है। किसने की बेटा? रॉबर्ट कोच ने। कब की? सन 1876 में। पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में भी कमी आ जाती है। आपको ये दिखेगी काय में सारणी 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये देखिए, सूक्ष्मजीव द्वारा पौधे में होने वाले कुछ समान रोग। ये देखिए, पादप रोग, नींबू कैंकर,
सूक्ष्म जीव जीवाणु। संचरण का तरीका वायु, गेहूं की रस्ट कवक वायु एवं बीज, भिंडी की पोत वायरस कीट। ये देखिए अब यहाँ आते हैं अपन खाद्य विषकांतन। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसने वमन क्या होने लगी, उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न आते हैं। खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विशेष में पढ़ा था। हम पढ़ चुके हैं कि भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम्य स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते। सूक्ष्म हमारे भोजन को संदूषित कर देते। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक उन्हें नहीं खाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ समान तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। देखिए रासायनिक उपाय। नमक एवं समान नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते। नमक का उपयोग आम, आंवला तथा एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाली जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने में अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते, बिल्कुल हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुरीकरण क्या है। देखो, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। किसने की थी बेटा इसकी खोज? लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों की वायुरोधी सील किए गए पैकेटों से बेचे जाते हैं जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। अब आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने 6वीं 7वीं कक्षा में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा जो लेग्यूम पौधे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थित रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। ये देखिए, नाइट्रोजन चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन गैस है? 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल कहते हैं जिसे, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं।
पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक एवं में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यह है नाइट्रोजन चक्र। दिखाई दे रहा सबको? ये है नाइट्रोजन चक्र। तो बेटा यहाँ पे अपना चैप्टर होता है क्लोज। ठीक है, सबसे ज़्यादा आता है तो नाइट्रोजन चक्र इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी आप लोग प्रिपरेशन कर लेना। नाइट्रोजन चक्र बहुत ज़्यादा IMP रहता है, हमेशा आता है। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय।